हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम वही पढ़ रहे थे आखिरी चट्टान, पिछले पार्ट में मोहन राकेश का लिखा हुआ। उसके आगे देखिए, मोहन राकेश जो हम पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भाई, गोवा से कन्याकुमारी वो घूमने गए थे वहाँ की। उससे आगे देखिए, सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना डुल आया, पर वह रंग इतनी तेज जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आया। यानी पानी सूर्य जब नीचे होता है, पानी की सतह पे आ जाता है, पानी के समानांतर आ जाता है, तो उस समय ये लगता है पानी पे सोना ही सोना डुल गया हो। और जैसे जैसे वो सोना फिर धीरे धीरे लाल होता रहता है तो पानी पे लालिमा छा जाती है, जैसे वहाँ पे लहू यानी रक्त खून नज़र आता है, जैसे कि पानी में खून बहता हुआ नज़र आता है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेजनी यानी बैंगनी और बैंगनी से फिर काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पढ़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा नहीं कि उस रास्ते से शायद जाऊंगा तो शायद रेत में भटकता रह जाऊंगा, क्योंकि शाम ज़्यादा हो चुकी थी और मोहन राकेश को वो दृश्य इतना नैना विराम लगा कि वो वहाँ देखते रह गए। उनको यही पता नहीं रहा कि रात होने क्यों है और वो रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है। तो जब रेत में चारों तरफ रेत ही होता है और रेत होती है, ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है कि हमें किस जगह जाना है। हमें रोड नज़र नहीं आती हैं, इमारतें नज़र नहीं आती है आगे। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊँ। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमुई, कांखी, पीली, लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए था। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन वहाँ से आगे चल दिया। यानी वो वहाँ पे अलग अलग जो रंगों की रेत थी, अलग अलग रेत के अलग अलग कलर्स थे। वो चाहते थे मैं अलग अलग कलर्स की रेत को कलेक्ट कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ और फिर लेके जाऊँ, क्योंकि वो रेत उनको बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा यार कि बाद में कभी आऊँगा तब ले जाऊँगा, और वो उदास मन से वहाँ से आगे चल दिए। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, क्योंकि समुद्र के तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही, यानी पानी का जो है पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था समुद्र की तरफ। तो एक लहर उनके पैरों के पास तक आ गई तो उन्हें एहसास हो गया खतरे का, क्योंकि अब खतरा है, यानी पानी का जो है जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरफ उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। ये ऐसी कंडीशन होती है हमारे साथ भी हो जाती है। कभी हम बारिश में होते हैं या कहीं कीचड़ ज़्यादा होते हैं तो हमें जूते खोलने पड़ते हैं, क्योंकि जूते हैं तो उसमें कीचड़ में धंस जाते हैं और रेत में भी जूतों में चलने में समस्या आती है। तो उन्होंने भी अपने हाथ में ले लिए। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखा, किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप में काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। वो डर गए थे, बहुत ज़्यादा सहम गए थे, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा था और अब उनको लग रहा था मैं रास्ता भटक गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो एक चट्टान के बाद में जब ऊपर पहुँचे तो देखे कि वहाँ चारों तरफ लोग हैं, तट पे आराम से घूम रहे हैं और वहाँ सड़क पर जाने का रास्ता भी बना हुआ है। तो अब वो हल्के हो गए, थोड़ा सा अपने आप में रिलैक्स महसूस उन्होंने किया। आगे देखिए, रात केप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी वहाँ पे उनको नज़र आ रही थी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था कि अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत यानी ऐसी गलती कराया था कि लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अब क्या गलती की उन्होंने, वो लग रहा था उन्होंने सोचा यार अभी तो यहाँ रुकते हैं बहुत दिनों तक आराम से। बहुत अच्छा लगा था उनको, वहाँ की मिट्टी, पानी, समुद्र, हवा, नारियल के झुरमुट, वहाँ के पेड़ वगैरह, इतना सुंदर दृश्य। वो चाहते थे कुछ दिन वहीं रहूँ, लेकिन उन्होंने क्या हिमाकत करी थी जिसकी वजह से उनको वहाँ से लौटना पड़ा। देखिए, अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वही मेज़ की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे 2 में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज़ जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे। कनानौर जहाँ पे रुके थे वहाँ होटल का नाम था सेवाय, और कुछ लिखे हुए इनके थे वृत्तांत होंगे, वो 80-90 पन्ने थे, वो होटल की दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। कुछ देर बाद में वो वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद में गीत का स्वर उनको सुनाई देता है। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था। एक और मन में दिमाग में बात थी कि दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में 7 टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। यानी वो जो अंग्रेजी में गीत गा रही थी, एक बस आई थी कॉन्वेंट की,
तो अब वो गीत उनको वहीं पे बांध रहा था, वहाँ रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन दिमाग में एक बात और चल रही थी कि मुझे यहाँ से लौटना होगा, और वो बस का टाइम टेबल देख रहे थे कि कौन सी बस कितने बजे यहाँ से जाती है। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार है। 8000 की आबादी है वहाँ की, जिसमें भी 400-500 शिक्षित पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है जिन्होंने बीए कर रखी है। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुद्दा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। सीपियाँ होती है, समुद्र में पाई जाती है सीपियाँ, जिनमें से गुद्दा निकलता है, वो गुद्दा खाते हैं वो। और मोती भी समुद्र से निकलते हैं। बहुत सारी सीपियाँ देखे हो गया आपने, गोलाकार आकार की, शंखवाकार, और ये जो शंख वगैरह निकलते हैं वो भी वहीं निकलते हैं। आगे वो बता रहा था युवक दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, इतनी प्रेरणा हमें इस चट्टान से मिलती है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुद्दा अपने मुंह में डाल लिया। और उसने वो सीपी वहाँ से तोड़ी दिखाने के लिए, उसका गुद्दा अपने मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, सूर्य को सुबह सुबह पानी का हम जो अर्घ्य देते हैं यानी चढ़ाते हैं सूर्य को, भगवान जो है सूर्य नारायण को हम जलाभिषेक कराते हैं, उसको अर्घ्य बोलते हैं, वहाँ एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे यानी वही वेटर सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोलतोल और अपने बाइनाक्यूलर्स से सूर्य दर्शन। बाइनाक्यूलर्स होता है जिससे सूर्य दिखाई देता है, जिसको हम ये बोलते हैं, मतलब दूर की चीज़ पास दिखाई देती है, उसमें दूरबीन बोलते हैं जिसको, है ना। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग, इन दोनों से अलग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लेकर जाएंगे, ठीक है। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरह बढ़ने लगी थी। चट्टान का नाम था, याद रखना, विवेकानंद चट्टान। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे भी कई ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक ज़रूर उलट जाएगी। नाव होती है लहरों में जो हिचकोले खाती है, कभी आगे से ऊंची हो जाती है, कभी पीछे से ऊंची हो जाती है, ऐसा लगता है कि नाव पलटने वाली है। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्या बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़के ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो चट्टान बड़ी होगी तो नीचे समुद्र है, तो वहाँ से कूदकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर चक्रवात को कहते हैं। हल्का पानी का जब वायुदाब वहाँ बढ़ जाता तो पानी जो है गोल गोल घूमने लगता है। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। ये अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी।
पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहाँ पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से जाने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले लेकर गए थे, क्योंकि उनको चट्टान देखने की इतनी जब वो समुद्र में नाव चल रही थी, वो नाव जब गोते खा रही थी, तो मोहन राकेश का दिल जो है अंदर ही अंदर से सहमा हुआ था कि कहीं नाव नहीं पलट जाए, कहीं हम समुद्र में नहीं गिर जाएं। तो इस वजह से वो चट्टान की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, उस चट्टान को देख भी नहीं रहे थे। आगे कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियाँ बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। मन में वो बसों के टाइम टेबल दोहराते हैं। और ये कडल काक शब्द आया भाई, कडल काक समुद्री पक्षियों को बोलते हैं, समुद्री पक्षी उसको बोलते हैं कडल काक, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। कडल काक समुद्री जो पक्षी होते हैं उनके पंख चमक रहे थे और वो बार बार बसों के टाइम टेबल दोहरा रहे थे। तीसरी बस 9:40, चौथी जितनी भी बजे होगी, उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कनानौर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉफ़ी बना ली थी, मतलब कापी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरह थी, इसलिए उसके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी, ठीक है। यानी उसने कॉपी बना ली थी, चौकीदार था, उसे लगा था यार रफ पेपर है, वेस्टेज पेपर है, 80-90 पेपर है, तो एक तरफ तो लिखा हुआ था और एक तरफ का पीछे का पेपर खाली था, तो उसने उनको सबको फोल्ड करके कॉपी बना ली और अपना हिसाब किताब करने लगा। तो उसने यहाँ पे मोहन राकेश ने कहा कि मुझे उससे उतनी निराशा नहीं हुई जितनी मुझे इतनी निराशा हुई थी कि जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा था और सूटकेस खोला था तो मुझे लगा मेरे पेपर वहाँ रह गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि 80-90 पेपर लिखे हुए थे और यात्रा वृत्तांत के लिखे हुए थे। तो सीधी सी बात है, ये होता है कि एक यात्रा वृत्तांत को हम एक तो देखते चलते हुए लिख रहे हैं, देखते हुए लिख रहे हैं हर बात को, एक वापस उस चीज़ को दोहराना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हमारा पाठ था आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का लिखा हुआ, ठीक है। कठिन शब्दार्थ इसे आप छोड़ दीजिए और अब आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर में। मोहन राकेश आखिरी चट्टान हमारा पाठ आज पूरा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? इसका उत्तर है क सारिका। सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है, कौन सी है? कन्याकुमारी, जहाँ ये तीनों मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अति लघुत्रात्मक में क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम अभी बताया था। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? चट्टान में, उस चट्टान का नाम ही विवेकानंद चट्टान रख दिया गया है। और लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट? वो नारियल के पेड़ों के झुरमुट, क्योंकि कन्याकुमारी जो है वहाँ पे नारियल, समुद्र किनारे नारियल के पेड़ अधिकतर होते हैं। उसके बारे में कनाकोर के होटल में लेखक क्या बोल आया था? ये बता ही दिया आपको। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? ये आपको बताना है, देखना है कि किस राज्य में ये है। लघुत्रात्मक में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये आपको आपकी कॉपी में करने हैं, ठीक है। बात आती है अब निबंधात्मक की। निबंधात्मक में 13वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इसको इम्पोर्टेंट करना है। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या करनी है। बताना है कि भारत किस प्रकार प्रकृति का खूबसूरत उपहार है और हमारा जो भारत है कितना प्यारा है, प्रकृति भी भारत से कितना प्रेम करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इसमें सप्रसंग व्याख्या है। तो दूसरा जो है ख, सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, लहू भी धीरे धीरे बेजनी और बेजनी से काला पड़ गया। तो ये आपको कॉपी में करने हैं। मोहन राकेश का लिखा हुआ आखिरी चट्टान कहानी जो यात्रा वृत्तांत वो लिखी हुई है, और उसने कन्याकुमारी से, गोवा से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा की है उन्होंने उस यात्रा वृत्तांत में हमें उनकी यात्राओं के विवरण के बारे में रोचक कथा के माध्यम से हमें समझाया, अपने अनुभवों को समझाया है। तो ये पाठ था आपका
मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यात्रा वृत्तांत है कन्याकुमारी से गोवा के बीच का, तो वहाँ का वर्णन, वहाँ के जो है समुद्र, जो सूर्य अस्त होता है उसका वर्णन, रेत के टीले, नारियल के पेड़, वो ईसाई मिशनरियाँ जो मोक्ष की बात कर रही है। इसके अलावा वो जो होटल केप होटल है वो उसके बारे में, वहाँ के वेटर वगैरह, ठीक है। और उसके बाद में वापस वो कन्नानौर आ जाता है, अपने जो है वापस अपने वो ले लेता है, पन्ने वगैरह वापस ले लेता है। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा है, ठीक है। इस पाठ को आराम से ध्यान से सुनना है आपको, और कुछ भी आपको अगर ऐसी बात लगती है समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वापस, या अपने जो आपका अपना ग्रुप बना हुआ है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 10th का, उस पर आप व्हाट्सअप करके आप आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।